हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ IS 12। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम IAS 12 टैक्सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चैप्टर आपको हार्ड लग सकता है, बट आप इसको अकाउंट्स के तरीके से पढ़ो, नॉट टैक्स के पर्पज से। आप ये F6 में दोबारा पढ़ने, मतलब दोबारा देखोगे मे भी कुछ, ठीक है, इसके बारे में आई डोंट नो, बट ये चैप्टर आप टैक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। ये पूरे के पूरे चैप्टर में 3 तरीके के सम्स है। कितने तरीके के? 3 तरीके के सम्स है। ओके, सबसे पहला सम है ना, वो है अकाउंट्स और एंड टैक्स। मतलब मैं समझाती हूँ क्या है वो, पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो मेरे साथ साथ। ठीक है, सबसे पहला सम क्या है? अकाउंट्स और टैक्स। ठीक है, वो बता दीजिए, मैंने मेरा नाम रखा है, ठीक है, अकाउंट्स एंड टैक्स। दूसरा है टी फॉर्मेट। दूसरा क्या है? टी फॉर्मेट ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। ठीक है, और तीसरा है रिवैल्यूएशन। ये इसी 3 तरीके के सम्स आएंगे। ये 3 तरीके के अलावा कोई चौथा सम आप नहीं देखोगे। ओके, तो मैं पहले, बाद में मैं PDF खोलूंगी, बट मैं रियली पहले मेरा नॉलेज आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे सम्स आने वाले हैं। डन गाइस? डन है? तो सबसे पहले मैं सीधा आपको इधर ही लेके जा रही हूँ, ठीक है, सम की तरफ। बहुत ध्यान से सुनना। होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड टैक्स? पहले तो ये समझो, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड टैक्स। देखो फ्रेंड्स, होता ये है कि अकाउंट्स में हम डेप्रिसिएशन अलग तरीके से चार्ज करते हैं, या तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो स्ट्रेट लाइन मेथड। हम ऐसे चार्ज करते हैं, हाँ कि ना? हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। टैक्स में ऐसा टैक्स में एक्चुअली क्या होता है, तो टैक्स में ऐसा होता है कि जो भी डेप्रिसिएशन, जैसे कि अब उसमें ऐसा है कि फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 25% फिक्स है, कि हर वक्त टैक्स का डेप्रिसिएशन का रेट अलग होता है। ठीक है, वो टैक्स अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता, इंडियन टैक्स में भी ऐसा ही है, ठीक है, कि जो फर्नीचर है वो 10% स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड से ही होना चाहिए, भले आप अकाउंट्स में कैसे भी तरीके से कर रहे हो, पर जब आप टैक्स फाइल करोगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब मैम क्या बोलना चाहते हो, एक लाइन में समझाओ। तो वो सिंपल सी ये बात है कि अकाउंट्स में रेट अलग होते हैं डेप्रिसिएशन के, और टैक्स में रेट अलग होते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल, समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करूं, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के रेट अलग है और टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट अलग। अकाउंट्स में कौन डिसाइड करता है? कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है, अकाउंटेंट डिसाइड कर सकता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी। बट टैक्स में कौन डिसाइड करता है? टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट। डन है? इधर कुछ दिक्कत? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ये है अकाउंट्स। अकाउंट के तरीके से क्या होगा, टैक्स के तरीके से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक असेट लिया 2 लाख का। कितने का असेट लिया मैंने? 2 लाख का असेट लिया। कॉस्ट तो सेम ही है, 2 लाख 2 लाख, कॉस्ट तो सेम ही है। तो क्या गलत है मैम, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा समझाओ। हुआ ये, जो मैंने मतलब कुछ भी लिया, मैंने मशीन लिया, कुछ भी असेट लिया मैंने, उसका डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर डिवाइड में, मतलब 10 years स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड, और 2 साल बीत चुके। कितने साल बीत चुके? चलो 2 साल छोड़ो, 1 साल ही बीता है ऐसा समझो। मतलब इधर कितना डेप्रिसिएशन आएगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 20,000 आएगा। हाँ, डन है? अब इधर क्या हुआ, अकाउंट टैक्स में ऐसा रूल है कि फर्स्ट ईयर में ना पूरा का पूरा 50% राइट ऑफ कर देंगे। टैक्स का क्या रूल है, दिया होगा क्वेश्चन में क्या रूल है, पर ये तो सिर्फ मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है,
टैक्स में ऐसा बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा ना वो पूरा का पूरा 50%, तो इधर डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1 लाख हुआ गाइस। इधर टोटल कितना आया, 1,80,000, और इधर फर्क है। टैक्स में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 20,000। अकाउंट्स में, सॉरी, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, 20,000। टैक्स में कितना चार्ज किया है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 80,000 का डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं पता है, टेम्पररी डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, याद रहेगा आपको। कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है ना दोनों के, कि अकाउंट्स का कैरिंग अमाउंट इतना है और टैक्स का कैरिंग अमाउंट इतना है। डन, कोई डाउट है आपको, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम गाइस, ये टेम्पररी टैक्स नहीं है, इसको टेम्पररी डिफरेंस बोलते हैं। इसके ऊपर अब टैक्स भरना है मुझे, इसके ऊपर टैक्स क्या करना है मुझे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो टैक्स का रेट है 20%, तो 80,000 का 20% कितना, अरे 16,000, तो 16,000 मेरी लायबिलिटी हुई। डन है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डोंट चेंज माई फॉर्मेट। सबसे पहली बात, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, सबसे पहले मैम हम अकाउंट ही लिखेंगे, फिर हम टैक्स ही लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे, अकाउंट फिर टैक्स। मैं बताती हूँ क्यों ऐसा लिखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा ना, तो ये आपका अगर नेगेटिव आया ना, नेगेटिव, तो आपका असेट हो गया। ठीक है, जैसे कि अब 80,000, ये 1 लाख आ रहा है और ये 1,80,000 आ रहा है, तो ये 80,000 नेगेटिव में आएगा ना, तो ये अब आपका असेट है। पॉजिटिव में आया तो उसका टैक्स जो है वो लायबिलिटी। गाइस एक चीज हमेशा समझना, टैक्स डिफरेंस पे निकल रहा है, टैक्स डिफरेंस पे निकल रहा है। 80,000 इज योर डिफरेंस, उस पे टैक्स निकला। कोई डाउट है आपको यहाँ पे, पक्का, चलो पक्का ना, सम कराओ, करवा दू, कर लेते हैं 3 सम है। देखो मुझे एक्चुअली, मेरे को टैक्सेशन आपको ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं सिखाना है। आई रियली वॉन्ट कि टैक्सेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो बीइंग माई स्टूडेंट्स, आपको ये याद है ना 3 तरीके के सम आते हैं, उसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। डन है, तो चलो पहले हम बिल्कुल छोटे छोटे सम करेंगे, है ना। ये नोट्स है अपने, तो ये नोट्स का सबसे पहला सम हम देखेंगे। गाइस, गाइस पे अटेंशन प्लीज, ध्यान दो यहाँ पे। डेट से कभी मस्ती नहीं करनी है, डेट्स हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे। जिस दिन आपने डेट से मस्ती कर ली, उस दिन डेट आपका चले गया, समझ लो, ठीक है। उड़ा गए ले जाएगा एग्जाम में। डन है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम लोग। What is the amount for the deferred tax in SOFP on 30th September 2000? पहले तो डेट 30 सितंबर 2002 है, तो चालू कब होना चाहिए, बरोबर है, पूरे 12 महीने, बरोबर। ये हमारा मतलब बिल्कुल जान से जान आ गया कि पूरे 12 के 12 महीने हैं। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, मेरी कॉस्ट इतनी है, मेरी कॉस्ट कितनी है, 2,20,000 जब खरीदी थी तब। बट टैक्स की वैल्यू आज की 825, आज की टैक्स की वैल्यू कब की, आज की 1 अक्टूबर 2001 की टैक्स की वैल्यू है 82500। और अकाउंट्स की वैल्यू कितनी है, कैरिंग अमाउंट मतलब अकाउंट्स, कैरिंग अमाउंट मतलब अकाउंट्स, टैक्स का ऐसा आएगा टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, और कैरिंग अमाउंट मतलब अकाउंट्स। फ्रेंड्स पे अटेंशन, ये कब का है, मुझे कब का चाहिए, डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ, पहले तो सबसे पहले बिना सोचे समझे हमारा फॉर्मेट, हम पहले लिखेंगे अकाउंट्स, फिर हम लिखेंगे टैक्स, फिर हम लिखेंगे टेम्पररी डिफरेंस। तो कैरिंग अमाउंट, या दोनों का कैरिंग अमाउंट, हम उसको कैरिंग अमाउंट ही बोलते हैं, ठीक है। कितना है, 132,000 है ना, और टैक्स का कितना है, 82500। अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी रुको,
ये कब का है? 1 2001। मुझे चाहिए 30 सितंबर 2002 का कैरिंग अमाउंट चाहिए। मुझे 30 सितंबर 2002 का कैरिंग अमाउंट चाहिए, तो क्या करूंगी? डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी। यस गाइस, तो देखो तो डेप्रीसिएशन कितना आ रहा है यहाँ पे। वेट, पहले मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। DX depreciate all property, plant and equipment over 5 years using, इसीलिए तो कॉस्ट दिया है। पागल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं देते, कुछ रीजन होगा। अब कितने साल के लिए है? ऑल असेट्स वेर लेस देन 5 years old, मतलब मैं ऐसा मान लेती हूँ 5 साल का यूजफुल लाइफ है। हाँ, रुको रुको रुको, पहले आगे पढ़ो। नो असेट्स वेर परचेज और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये क्यों बोला? ताकि इसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, तो ये भी दे दिया। वेरी guys, pay attention. The local regime allows tax depreciation 50% on addition property, plant and equipment in the accounting period in which they are purchased. पहली बात तो कुछ परचेज किया आपने तो ये आएगा ही नहीं। Irrelevant information. In subsequent accounting period tax depreciation कितना है? मतलब पहले तो ध्यान से सुना। on tax return down value, मतलब कैरिंग अमाउंट पे 25%। कैरिंग अमाउंट कितना है टैक्स का? 82500। तो 82500 का 25% 20625। हाँ कि ना? और इसका इसका करो। गाइस गाइस पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, मतलब 2,20,000 डिवाइड बाई 5 करो। कैरिंग अमाउंट बताओ मुझे। अब करो। 2 6, ये टेम्पररी डिफरेंस आया, पॉजिटिव है, मतलब लायबिलिटी बनेगी। पर ये बनेगी नहीं। इस पे हम क्या करेंगे? टैक्स। कितना टैक्स का रेट है? 25%। कर लो 25%। डन है, आपका ये आंसर आ गया। इजी? कैसा लगा? इजी था? करना है, सम टाइम चाहिए 2 मिनट, तो करो, बैठे क्या हो। स्टार्ट करते हैं ना। चलिए गाइस, नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी सम है, बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले ये व्हाट अमाउंट फॉर डेफर्ड टैक्स, किसमें पूछा है? किसमें पूछा है? SOFP मतलब बैलेंस शीट। याद रखेंगे हम क्या? बैलेंस शीट। एज एट 30 September 2003 इन अकॉर्डेंस विथ IAS 12। ठीक है, क्या 2003? 30 सितंबर 2003। और ये कब परचेज किया है प्लांट मैंने? 2001, मतलब 2001 से 2, 2 से 3, 2 साल का डेप्री है यहाँ पे। आगे, DF purchased its only item for plant on 1st October 2001 for 2 lakh. DF charges depreciation on 5 years. Tax depreciation is allowed as 50% addition to देखो वेट, पहले तो स्ट्रेट लाइन बैलेंस से 5 साल है, मतलब क्या? अकाउंट्स के हिसाब से क्या? टैक्स के हिसाब से क्या? है ना? कॉस्ट कितना है मेरा? 2 लाख। 2 लाख दोनों में 2-2 लाख ही होगा। इसमें फर्स्ट ईयर का डेप्री, सेकेंड ईयर का डेप्री कितना? 2 लाख डिवाइड बाई 5, 40,000 यहाँ पर आ जाएगा, 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टैक्स में क्या बोलना, टैक्स में क्या इंफॉर्मेशन दी है। 50% फर्स्ट ईयर में जाने वाला है। क्या बोल रहे? 50% फर्स्ट ईयर में, मतलब 2 लाख का 50% कितना? अब गाइस गाइस आगे देखो क्या लिखा है। 25% पर ईयर इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड। डन। 2 लाख में से 1 लाख तो चले गया। ये नहीं भूलना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर रहे हैं आप लोग, है ना? यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 2 लाख में से 1 लाख चले गया, 1 लाख बचा। तो 1 लाख का 25% कितना? 25,000 ऑब्वियसली। तो इधर 25,000 डेप्रीसिएशन आएगा। ये किसी को डाउट है डेप्री कैसे आया? अब चलो, इधर कितना आएगा? 1,60,000। नहीं,
20 यस, और इधर करो तो कितना आ रहा है टेम्पररी डिफरेंस, देखो तो 40, टेम्पररी डिफरेंस 45। अच्छा, अब उसका टैक्स कितना भर रहे हैं हम, देखो कितना, डन। तो आपका आंसर आएगा बी। गाइस पे अटेंशन, मैं अब आपको ये सम का एक दूसरा पहलू समझाती हूँ, है ना। अगर ये सम में पीएनएल पूछा होता तो क्या करते। गाइस पे अटेंशन प्लीज। सम याद है क्या हो रहा है। एक्चुअली है ना, मैंने आपको ये बहुत ही डायरेक्ट सिखा दिया, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ये इनडायरेक्ट सिखाऊं, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। देखो, ये फर्स्ट ईयर है, ये कैरिंग अमाउंट कितनी है मेरी, 1 लाख, और ये कितना है मेरा, ठीक है। फिर दूसरे साल में कितना, और इधर कितना। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अरे मैम, फर्स्ट ईयर का नहीं होगा कि डेप्री, मतलब फर्स्ट ईयर का भी तो टेम्पररी डिफरेंस निकलेगा ना। कितने का निकला, 60,000 निकला, तो 60,000 पे कितना टैक्स पे करेंगे, 25%। तो 15,000। चलो अभी रुको रुको रुको, आगे और। यहाँ पे अब कैरिंग अमाउंट कितना आया, 1,20,000, और इधर 75,000 आया, और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 45, और इसका कितना आ रहा था। गाइस पे अटेंशन प्लीज प्लीज। गाइस इसका मतलब आप समझ रहे क्या होता है, कि 11,250 इज योर टोटल थिंग विच यू नीड टू रिप्रेजेंट इन योर बैलेंस शीट। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस पहले 15,000 था, 15,000 माइनस 11,250, 3,750 पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। पहले साल में मैंने लायबिलिटी में कितना लिखा होगा, 15,000। देखो पहले साल में, ये पहले साल का बैलेंस शीट है, मैंने लायबिलिटी में कितना लिखा होगा, 15,000। अब अगले साल क्या करा, ये 15,000 में से 3,750 माइनस कर दिया, और जो बाकी का बचा वो इधर लिखेंगे, और 3,750 का चले जाएगा। आपको कुछ समझ आया मैंने क्या बोला। अगर आपको आपके क्वेश्चन में पीएनएल पूछा होता तो 3,750 आपका आंसर होता। डिफरेंस फर्स्ट ईयर का डेफर्ड टैक्स और सेकेंड ईयर का डेफर्ड टैक्स का डिफरेंस, ये दूसरे साल का था, तो 11,250। देखो मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे एसओपीएल पूछा होता तो आपका आंसर 3,750 होता। 3 का तो हाँ, देखो सुनो, कंफ्यूज मत हो जाओ, वेट करो, पहले समझो। अगर यहाँ पे 2,002 होता, अगर यहाँ पे 2,002 होता तो मेरा आंसर कितना होता, 15,000। यहाँ पे 2,003 है, बैलेंस शीट है, तो मेरा आंसर कितना है। पर अगर यहाँ पे 2,003 के मुझे यहाँ पर पीएनएल पूछा होता तो आंसर कितना होता, 3,750। दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट का डेफर्ड टैक्स और सेकंड का डेफर्ड टैक्स का डिफरेंस। अभी हम और सम करेंगे तो क्लियर होगा, पर मुझे ये समझाना यहाँ पे इसीलिए जरूरी था क्योंकि आगे इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा सम है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टडी टैक्स का सम है, वो करेंगे। कोई डाउट है पक्का, लिखना है तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अ, अब यहां से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। ये दो सम थे जो पहले के टाइप के थे, अब हम दूसरे सम के तरफ बढ़ते हैं। पहले तो है ना, देखो अब ये आप लोग को अक्रूवल्स प्री पेमेंट में पढ़ा है, एक सेकेंड। ये टाइप के जो सम्स है वो हमने F3 में, अगर आप लोग अक्रूवल्स प्री पेमेंट पढ़ के आए हो तो आपको आना चाहिए, है ना। मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी जिसका अक्रूवल्स प्री पेमेंट बाकी था, F7 मतलब F3 का। गाइस बट अब इधर हो क्या रहा है, पहले थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यार, एक बात बताओ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ओके। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, टैक्स लायबिलिटी सुना है, इसका है ना हमको प्रोविजन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, मैं समझाती हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। ये है मेरा जैन,
ये है मेरा दिसंबर। पर मे भी मुझे टैक्स तो बाद में, दिसंबर में पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी और उसके बाद में मैं टैक्स भरूंगी ना। पर मैं अंदाजा तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो ये साल का खर्चा है। तो मुझे एक अंदाजा मैंने लगा दिया कि भाई मेरा बिजनेस $15,000 टैक्स भरेगा। अंदाजा सच में ऐसा हो रहा है क्या? सिर्फ इसको हम एस्टिमेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? एस्टिमेटेड मतलब जजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल बेस्ड कंसेप्ट जो आपने पढ़ा होगा, आपको याद हो। ठीक है, इसको हम एक प्रिंसिपल बेस्ड ये जजमेंट है कि मुझे लग एक्चुअली में इतना हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, या उससे कम भी हो सकता है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोविजन, मतलब जिस दिन आप प्रोविजन बना रहे हो उस दिन आप क्या जर्नल एंट्री लिखोगे टैक्स की? पीएनएल अकाउंट डेबिट गाइस। हाँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दोगे आप, और टू टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐसा कर देते हैं। चलो, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने फॉर एग्जाम्पल 10,000 और 10,000 कैसा लिख दिया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा पता है? एट द टाइम व्हेन यू आर पेइंग द टैक्स देयर कैन बी टू सिनेरियोस। या तो टैक्स आप ज्यादा भर रहे हो, या तो टैक्स आप कम भर रहे हो। कम भर रहे हो या तो टैक्स आप ज्यादा भर रहे हो। ज्यादा भरोगे, सबसे पहले क्या मैंने पहले से लायबिलिटी बना के रखी है? हाँ, रखी है। तो उसको क्या कर दूं? बंद कर दूं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बंद कर दो। 10,000 की बनाई है, पर भर कितनी रही हूं? पर पीएनएल में तो सिर्फ कितना डेबिट किया है, तो और 2,000 डेबिट कर दूं। डन। और टू कैश। अब 7,000 की बात जहां तक आती है, क्या करूं? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितने से बंद करूं? नहीं, 7,000 से। याद रखना, क्योंकि इसमें से मैं यूज कितना कर रही हूँ? सिर्फ 7,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7,000, टू कैश 7,000। क्यों पीएनएल? ये तो पहले से चले गया पीएनएल में। तो इधर एक बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस 3,000। बैलेंस शीट में वो दिखेगा आपको कि 3,000 है। आ रहा है समझ में आपको मैं क्या बोल रही हूँ? 3,000 अभी तक इसमें पड़े हैं, ऐसा आपको दिखेगा। कहीं कोई डाउट है आपका? कुछ पूछना है आपको? ये लिखना है आपको? नहीं लिखना तो चलो, अब है ना टी फॉर्मेट समझाती हूँ। क्या फॉर्मेट? टी फॉर्मेट। देखो, कभी भी आप, यार एक बात बताओ, क्या हमेशा टैक्स पे करूं, टैक्स रिफंड नहीं मिलता मुझे? देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड भी मिल सकता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे भी कर सकती हूँ। तो जब रिफंड मिलने का ऐसा है तो डेबिट होगा, रिफंड मिलना जब ऐसा होगा तो डेबिट होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? जब ऐसा लग रहा है रिफंड मिल रहा है तो मेरी असेट है। पर एनीवेज अभी मैं आपको लायबिलिटी समझा देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। जो भी चीज आप पीएनएल में चार्ज करते हो वो इधर आएगा। और कैश पेमेंट, ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है ये टैक्सेशन का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ये करंट टैक्स है। कौन सा टैक्स है ये? अब डेफर्ड टैक्स में क्या होता है वो भी थोड़ा बता दो, है ना? एक सेकंड। ओके, तो अब हम डेफर्ड टैक्स समझते हैं। देखो, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज अगेन। देखो, ऐसा हो सकता है क्या कि अभी मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि रिफंड आने वाला है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस इधर होगा। पर अब मुझे लग रहा है कि अगले साल मुझे पेमेंट करना है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस किधर होगा?
यस, डेबिट में। मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ। अभी साल के स्टार्टिंग में, मतलब पिछले साल में ऐसा लग रहा है कि रिफंड आने वाला है, रिफंड आने वाला है गवर्नमेंट से, तो मैंने ओपनिंग इधर डाल दिया। रिफंड मतलब आपका डेबिट बैलेंस होगा ना, करंट असेट है। पर अब ऐसा लग रहा है एंडिंग में, ईयर के एंडिंग में, कि पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी बनेगी। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट क्रेडिट होता है, तो क्लोजिंग क्या होगा? समझ में आया मैं क्या बोलूं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। असेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि रिफंड मिलने वाला है, तो मैंने ओपनिंग कर दिया। अब साल बहुत अच्छा गया, प्रॉफिट हो गए। प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि पैसे भरने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी इधर आएगी ना मेरी। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? आपको यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ओपनिंग क्या पूछ क्या रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते हैं वो लोग, आपको ये बहुत ही श्योर है। गाइस, गाइस पे अटेंशन। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3। ये समय ना एग्जाम का क्वेश्चन। हाँ, वो वैसा ही रहेगा, टैक्सेशन सेम ही होता है। अभी हम आगे समझे, पहले सम करेंगे, उसके बाद में हम आगे समझेंगे, ठीक है? कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द करंट टैक्स, देखो पहले ये, व्हाट इज द करंट टैक्स लायबिलिटी टू बी इनकर्ड इन एसओएफ। एसओएफपी मतलब क्या पूछा है? बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर 2002 में क्या बैलेंस शीट होनी, मतलब क्या बैलेंस होना चाहिए? तो गाइस, सबसे पहले तो देखो, तो ये ओपनिंग बैलेंस क्या है मेरा? ओपनिंग बैलेंस 187,500 और क्लोजिंग बैलेंस क्या है मेरा? 136,137,600। तो वही होगा, यही है जो है वो। अब कैश कितना, टैक्स पे कितना कर रहे हो? कैश पेड, टैक्स पेड मतलब कैश पेड। हाँ गाइस, कितना? 194,300। सुनो, क्या पूछा है आपको? गाइस पे अटेंशन प्लीज, क्या पूछा है? बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग? क्लोजिंग कितनी है? क्लोजिंग, ये आपका आंसर है। एसओपीएल तो अभी आएगा। एसओपीएल तो आप फाइंड करोगे। ये मैंने क्यों बनाया? ताकि आपको पता चले ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखते हैं हम, मैंने इसीलिए बनवाया। और एसओपीएल जो बचा, अगर यहाँ पे पूछा होता है एसओपीएल, तो हम ये वाला लिखते हैं, यहाँ पे जो भी दोनों को प्लस करके फिर इसको माइनस करें। बताओ, ऐसा सब एग्जाम में आया था और स्टूडेंट्स ने एसओपीएल फाइंड किया और वो लोग एग्जाम में एसओपीएल लिख कर आए। आपको अभी से पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस तो मैम 137,600। याद रखना गाइस, बैलेंस शीट में हमेशा हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। कोई डाउट है आपको तो पूछ लो। डन है? मस्त सम था, बिल्कुल ऐसे मजाक वाला। पर नहीं गाइस, दिस सम वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्यों? ताकि ऐसे सिली मिस्टेक आप एग्जाम में ना करें। कैश पेड होगा ना, तो कैश पेड ये होगा, और एसओपीएल। एनीवेज, चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सम। डन? अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे प्रॉपर पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर? पीएनएल 30 सितंबर 2006, ठीक है? सबसे पहले डीएस रिकॉग्नाइज अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2,90,000 इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया गाइस। ये आप तो बनाते जाएंगे साथ साथ में हम। ये पहले तो देखो, समझो मैम, टैक्स लायबिलिटी है। लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट। ये सब आपको मन में बोलना है, अभी से आदत होगी तो जाके आगे सम करेक्ट होगी। दिस वॉज सब्सिक्वेंटली एग्रीड विथ एंड पेड टैक्स। कितना टैक्स पे किया? मतलब कैश पेड 2,80,000। On 1st March, directors estimated that tax due to profits। देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एस्टिमेटेड
कि ऐसा उनको लग रहा है कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो 3,20,000। तो क्या आएगा फ्रेंड्स एसओपीएल में, बताइए मुझे। क्या था बताओ, कुछ सम था? अब है ना, नीचे तो कभी जीवन में मत देखना। ये सब हम टी फॉर्मेट ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवर और अंडर में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए। ठीक है, वो सब छोड़ो, हम ऐसे ही करेंगे। डन है? कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ लो। टाइम चाहिए लिखने का? हाँ ठीक है। नेक्स्ट सम। अब ये वाला सम क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज बैलेंस ऑन डेफर्ड टैक्स ऑन 30 अप्रैल 2003 गाइस? क्या है? बहुत बहुत इजी सम है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। क्या है? ठीक है। एट 30 अप्रैल 2003 नॉन करंट असेट्स ऑफ शेड्स है कितने? देखो अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? पहले एक चीज देखो, क्या ये 30 अप्रैल है? और क्या हमको बैलेंस भी 30 अप्रैल का दिया हुआ है? हाँ। तो 365700। और टैक्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से कितना है? 2,20,000। गाइस पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। क्रेडिट बैलेंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पहले से है ना, पहले से 33,000 डेफर्ड टैक्स में है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पहले से 33,000 डेफर्ड टैक्स में है। टेम्पररी डिफरेंस बताओ मुझे कितना आ रहा है? इस पे टैक्स भर दो, इस पे टैक्स भरो। अब सुनो, 36,425 ये मेरा टोटल बैलेंस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, समझो। पहले से 33,000 है, और अब कितना हो गया? 36,475। कितने से इंक्रीज हो गया? 34। तो ये 3425 का जाएगा। पर हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? डेफर्ड टैक्स का बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट का अकाउंट पूछा है। तो जो भी बैलेंस शीट का अकाउंट है उसमें हम क्या लिखते हैं हमेशा? टोटल। तो टोटल मेरा 36,425। अगर यहाँ पे पीएनएल पूछते तो मेरा आंसर 34। डन है? कोई डाउट? पक्का लिखना है? तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम लोग। ओके, ये भी वैसा ही सम है, अकाउंट्स और टैक्स का सम है, ठीक है। अ कंपनी परचेज एन आइटम ऑफ प्लांट फॉर 40,000। कितने में खरीदा? पहले ये छोड़ो, ये पढ़ो। वॉट, देखो पहले पूछा क्या है, वॉट विल बी चार्ज और क्रेडिट। चार्ज कब होगा? जब लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, और क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट भी वही होगा जब लायबिलिटी बनेगा। ठीक है। शुड बी रिकॉर्डेड इन कंपनीज पीएनएल, है ना? पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2002। पहले तो ये एक ही साल है। हाँ, 1 सितंबर टू 31 अगस्त 21 साल है। द प्लांट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर। एंड रेसिडुअल वैल्यू कितना है उसका? द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। पहले सुनो, अकाउंट्स के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से। अकाउंट्स के हिसाब से कॉस्ट, और कॉस्ट तो सेम ही होती है। डेप्रिसिएशन बताओ तो अकाउंट्स के हिसाब से कितना है? पक्का? रेसिडुअल वैल्यू माइनस किया? गुड, ये करना मत भूलना। नेक्स्ट, local tax does not allow depreciation on an expense, but allowance of 60% can be claimed in the year of purchase। मतलब पूरा का पूरा इस साल में खरीदा है मैंने, तो इसी साल में पूरा का पूरा 60%, मतलब 24,000। तो 40,000 माइनस 7,000, 33,000, और 40,000 माइनस 20, 16,000। टेम्पररी डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ गाइस? 17,000। टैक्स भर दो। 5,100 चार्ज। ठीक है, चार्ज क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बने। और सुनो, पूछा क्या है? पीएनएल पूछा है।
इसीलिए ये चार्ज हुआ ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा, मतलब लॉस मतलब प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई भी डाउट है तो पूछ। नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर ही पूछा है, अगर यहाँ पे सेकेंड ईयर पूछते हैं ना, किसका डिफरेंस होगी। हाँ, कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन में, फिफ्थ में, कहाँ पे, हाँ, नहीं देखिए यहाँ पे पीएनएल पूछा ही नहीं है, पर वो तो मैंने निकलवाया आपसे, इसमें नहीं निकलवाया, वो और एक ऊपर वाले सब में निकलवाया था। इसमें देखो आप समझो, इधर पूछा क्या है, फर्स्ट ईयर ही पूछा है, सेकेंड ईयर पूछते हैं ना, अगर ऐसा पूछते सेकेंड ईयर का पीएनएल बताओ तो दोनों का डिफरेंस होता, पर अब आप लॉजिकली समझो, यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर ही है तो किसका डिफरेंस निकालोगी। हाँ तो बैलेंस शीट होगा तो भी यही होगा आंसर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू deferred tax liability 5100 5100। ओके, बैलेंस शीट पूछते तो भी मेरा वही होता, पीएनएल पूछा है तो भी वही है, डन है क्या। देखो लायबिलिटी है मतलब एक्सपेंस हो रहा है, अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव होता तो असेट होता मेरा, मैंने जो ऊपर समझाया कि आंसर पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव है, अकाउंट्स पहले लिखेंगे टैक्स बाद में लिखेंगे, ये पहले याद रखना। फिर क्या हुआ, 17,000, ठीक है 17,000 आया, टेम्पररी डिफरेंस वो मेरा लायबिलिटी बना, तो लायबिलिटी होगा तो चार्ज होगा, नेगेटिव होता है फॉर एग्जाम्पल तो मेरा असेट होता है ये, तो क्रेडिट हो जाता, टर्न है। कहीं मस्त बात देखो, इन लोगों ने 17,000 भी दिया है, बहुत स्टूडेंट्स यही करते हैं, 17,000 पे टिक करके आ जाए और टेम्पररी डिफरेंस लगाते ही नहीं, मतलब टेम्पररी डिफरेंस नहीं पूछा है, अगर यहाँ पे टेम्पररी डिफरेंस पूछा होता ना तो आंसर 17,000 होता, पर यहाँ पे आपको टैक्सेशन पूछा है, डन है। कोई डाउट, अब कोई डाउट है, पक्का, लेट्स मूव टू, देखो यार अब आप लोग ये देखोगे ना आप लोग बिल्कुल ही खो जाओगे, तो लीव इट, आसान जो चीज आसानी से हो रही है उसको हमको बढ़ानी, ये हमारा हो गया बेसिक बेसिक सम। अब हम लोग एक और तरीका का सम करेंगे, एक और तरीके का सम करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज रिवैल्यूएशन। याद है कैश फ्लो का एक सम था, जब मैंने आपको बताया था कि ओसीआई में जो बैलेंस जाता है ना उसमें से भी टैक्स माइनस होता है guys, याद रखना, तो भी ये वैसा ही सम है, देखो ये वाला सम है ना थोड़ा सा, मतलब आपको लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं, बट क्योंकि मैं बताती हूँ एक सेकेंड। What are the balance at 31st December 2005? रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डेफर्ड टैक्स, दो चीजें पूछी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड डेफर्ड टैक्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसा पूछा है, क्या पूछा है समझना, कि जो आपकी लैंड है पहले से पहले ना कॉस्ट है उसका 2 लाख, और पहले से आपके पास 60,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ा है, क्या है, पड़ा है। अब आगे देखो क्या, और फर्स्ट मार्च को क्या हुआ, एक प्रोफेशनल आया, देखो ये लैंड है, लैंड में तो डेपरी वेपरी कुछ होता नहीं है, ओपनिंग में क्या था 2 लाख, और उसका रिवैल्यूएशन कितना हो गया 2,50,000, तो 50,000 कितना हुआ मेरा, ये 50,000 क्या हुआ मेरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस, लिखूंगी ना ओसीआई में जाएगा तो 50,000 जाएगा क्या, नहीं, 50,000, 50,000 में से टैक्स को माइनस कर दूंगी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 50,000 में से टैक्स को माइनस कर दूंगी तो कितना, 50,000 माइनस 20% टैक्स कर दो तो कितना आया मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस, 40। ये समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स, ओके। तो अब एक चीज समझना कि मेरा लायबिलिटी 10,000 से बढ़ गया है, देखो सुनो सुनो समझाती हूँ, पहले मेरा ये था 2 लाख, है ना, अब ये कितना हो गया 2,50,000, तो 50,000
रिवैल्यूएशन सरप्लस पे मैंने टैक्स भरा, मतलब लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी 10,000 का टैक्स भरा है, मतलब भरना है या भरा है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो अब आप लॉजिकली समझो, पहले मेरा डेफर्ड टैक्स कितना था, 60,000, अब और 10,000 से बढ़ गया है। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, समझना आगे क्या नहीं। अब देखो, नो अदर, अब ऐसा बोल रहे कि कोई भी दूसरा एसेट तो रिवैल्यू हुआ ही नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ है तो अदर टाइप और भी कुछ चीजें हैं, ये है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अदर टैक्सेबल मतलब और भी कुछ दूसरी चीजें हैं जो 40,000 से बढ़ गई है, जो मतलब सीधा दे दिया, मतलब क्या बोल रहे हैं देखो, टेम्पररी डिफरेंस ही दे दिया डायरेक्टली, सीधा डायरेक्ट दे दिया है वो लोगों ने कि भाई अकाउंट्स का, टैक्स का, ये सब नहीं दिया, सीधा दे दिया 40,000 टेम्पररी डिफरेंस, उसका टैक्स कितना, कितना, तो और 8,000 से लायबिलिटी डन है। तो क्या आएगा आंसर मेरा, सी, 40,000। अब स्टूडेंट्स विल डू मिस्टेक, स्टूडेंट्स है ना, ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो 10,000 है ना, वो लिखेगा ही नहीं लायबिलिटी में, वो लिखेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10,000 भी आपकी लायबिलिटी, क्योंकि देखो डबल एंट्री कैसे करोगे आप फिर, आ रहा है समझ में। अभी तो हम इसको इतनी बार कर पढ़ेंगे ना, टेस्ट में पढ़ेंगे, फिर 3-4 बार टेस्ट होगी, तब तक आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी गाइस। नेक्स्ट सम, सेम क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, कि देखो इसमें क्या है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ऊपर नीचे हो गया है, हम डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं क्या होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसीलिए। सबसे पहले एक प्लांट है, ठीक है, उसका यहाँ पे कैरिंग अमाउंट दे रही, टैक्स बेस है, ओके। तो ड्राफ्ट बैलेंसेस इन एसओएफपी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से 20,000 दे दी है, और यहाँ पर ये 64,000 दे दिया है, मतलब ये बोल रहे कि ये सही है कि नहीं बताओ, बोल रहे कि करेक्ट है कि नहीं बताओ। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, प्लांट जो, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस चेक कर लेते हैं, है ना। रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले 2 लाख था, सॉरी लैंड पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया, 2 लाख, 80,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, 80,000 में से 20% क्या कर दो, तो कितना आ रहा है, 16,000, डन है, आ गया ये। तो 80,000 में से 16,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया, 64, डन है, राइट है ये, चलो ये तो राइट। पर ये 16,000 आपका लायबिलिटी बना, ये यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है। अब हम डेफर्ड टैक्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। टैक्स के देखो, ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैंड बरोबर ही है, दोनों सेम ही है, पर मुझे प्लांट देखना पड़ेगा। प्लांट मेरा अकाउंट्स के हिसाब से 1,10,000 है, और टैक्स के हिसाब से 90,000 है, तो 1,10,000 माइनस 20,000 टेम्पररी डिफरेंस, और इंटू 20%, कितना, 4,000। तो ये 16,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस का लायबिलिटी में गया, प्लस और ये, तो कितना आ गया, राइट है ये भी, दोनों करेक्ट है। ये क्या बोला आपको, ये चेक करना है ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, देखो यहाँ पे नीचे दिया है, दोनों करेक्ट। कोई डाउट है, ऊपर वाला सम ही था, सेम टू सेम। हाँ, डन। क्या पूछा है यहाँ पर, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट विच कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम टैक्स इन एसओ। इनकम टैक्स का हमको यहाँ पे पीएनएल में क्या जाएगा मुझे वो बताना है, पहले तो मेक श्योर क्या पूछा है, पीएनएल में क्या जा रहा है। इनकम टैक्स मतलब दोनों, डेफर्ड टैक्स मतलब करंट टैक्स प्लस इनकम टैक्स। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, स्पेक्यूलेट कंपनीज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2003, द एग्जिस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पे अटेंशन, द एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस ऑन करंट टैक्स अकाउंट, करंट टैक्स, ठीक है, was 2,400,
2000 पहले तो डेबिट है तो डेबिट साइड में लिख देंगे. For the year ended 30th September 2002, a provision of 28 M is required for income tax for the year ended. मतलब क्या 28 का तो मुझे वो क्लोजिंग बैलेंस में डाल देना है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? तो ये करंट टैक्स की इंफॉर्मेशन है, तो करंट टैक्स में पहले हम लिख देते हैं. चलो, कितना है मेरा यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस वॉज 2000. गाइस पे अटेंशन, यहाँ पर 2400 और एस्टिमेटेड लायबिलिटी है तो ये क्लोजिंग हो है ना. एस्टिमेटेड लायबिलिटी तो कभी लिखा है 28,000 इज योर एस्टिमेटेड प्रोविजन. ओके, और क्या था? बस इतना ही था. अब मैंने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स के बारे में पूछा है. देखो, द एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस. एग्जिस्टिंग मतलब क्या गाइस? ये साल का, मतलब पहले वाले साल का होगा पहले से डेफर्ड टैक्स. कितना है? 2500 है ना. तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 2500, ये डेफर्ड टैक्स. और मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 4400. अब सुनो, मैंने डेफर्ड टैक्स को कितने से बढ़ा दिया? मैंने डेफर्ड टैक्स पहले मेरा सिर्फ 2500 था और अब 4400 हो गया. 1900, तो 1900 इधर जाएगा, इधर जाएगा 1900, या एसओपीएल में जाएगा, है ना. पे अटेंशन गाइस. पहले है ना, डेफर्ड टैक्स का कोई भी, जैसे कि क्रेडिट है ना, तो करंट टैक्स के डेबिट में जाएगा. याद रहेगा आपको ये? मैं फिर से रिपीट करती हूँ. मतलब हमको टोटल टैक्स निकालना है नहीं. हाँ, ठीक है. तो ये क्या किया मैंने? ये इधर का क्रेडिट है तो इधर ये मैं क्या लिख देती हूँ? डेबिट में. यहाँ पे डेफर्ड टैक्स. तो अब चलो, तो कितना आ रहा है? 2400 प्लस 1900 प्लस 28,000. 32300 will go in SO. डन. मिलियन में. हाँ भाई, ध्यान रखो. इजी. अब देखो, इधर डेबिट होता ना तो इधर क्रेडिट में जाता, ऑपोजिट साइड में जाए. कोई डाउट है आपको यहाँ पे? पक्का? ये चैप्टर में सम्स इंपॉर्टेंट है. ओके, अब 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. टैक्सेशन पढ़ा हमने. करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स देख लिया. करंट टैक्स क्या होता है? जो आपको पे करना है. इनकम टैक्स लायबिलिटी, ये वो हमारा हो चुका है. ठीक है, एक बार पढ़ लेना खुद से. ओवर प्रोविजन पढ़ा, अंडर प्रोविजन पढ़ा. अंडर प्रोविजन मतलब क्या कि भाई हमने प्रोविजन कम बनाया है तो पैसे पीएनएल, मतलब जब पे करना आएगा तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, है ना. जैसे कि सोचा था सिर्फ 10,000 आएगा, पर आया कितना? याद है? फिर सोचा था 10,000, आया कितना? 7,000. ये अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन. ठीक है, ओवर प्रोविजन मतलब यहाँ पे मैंने ओवर बना दिया है प्रोविजन, और यहाँ पे मैंने प्रोविजन. डन. तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये सब समझाने की जरूरत है. अब ये तो आपको पता ही है कि डेबिट अंडर प्रोविजन डेबिट की होगा क्योंकि पीएनएल में डेबिट होगा. क्रेडिट ओवर प्रोविजन. यूजुअली क्या होता है? ओवर प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस ही रहता है, क्रेडिट करने की जरूरत नहीं रहती. एनी हाउ, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट. फिर हमने डेफर्ड टैक्स पढ़ा. द फ्यूचर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? इवेंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब क्या पढ़ा हमने? अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट सेम नहीं होते. डन है. मैंने पढ़ाया आपको, अकाउंट प्रॉफिट हम लोग अकाउंट्स के हिसाब से करते हैं और टैक्स प्रॉफिट हम लोग टैक्स लॉस के हिसाब से करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंस, जिसमें मैंने आपको टेम्पररी डिफरेंस पढ़ा दिया. परमानेंट डिफरेंस क्या होता है पता है आपको? परमानेंट डिफरेंस को कभी रिवर्स नहीं कर सकते. ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना. टेम्पररी डिफरेंस को तो क्या किया मैंने? रिवर्स कर दिया कि लायबिलिटी हो गई. इसको हम कभी नहीं कर सकते. अब परमानेंट डिफरेंस आप लोग पढ़ोगे टैक्स. ठीक है. नेक्स्ट, इफेक्ट्स. दिस डिफरेंस डू नॉट क्रिएट. इसका कोई डेफर्ड टैक्स होता नहीं, जैसा मैंने आपको समझाया. सिर्फ टेम्पररी डिफरेंस का ही डेफर्ड टैक्स होता है. उसमें भी क्या? अकाउंट्स माइनस टैक्स. वो गाइस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है. व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स बेस? द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू एन असेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पस. मतलब जो टेम्पररी डिफरेंस आया ना,
दैट इज योर टैक्स बेस, एट्रीब्यूट किया फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, कॉमन सोर्स क्या हमने सब पढ़ लिया है, देखो डेप्रिसिएशन वाला पढ़ लिया, प्रोविजन। मैं अगर आपको पहले सम्स नहीं करवाती तो आपको बहुत दिक्कत होती। डन है, ओके। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है, वो सब हमको पता है। फिर हमने रिवैल्यूएशन भी पढ़ लिया है। डन, अब आगे डेफर्ड टैक्स लॉस भी हमारा हो चुका है। ओके, अब इससे लॉस है ना, आप आगे पढ़ोगे मतलब एसबीआर में कि और क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स, it allows, it follows accrual concepts, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है कभी। इट रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑल्सो, वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन भी कहते हैं कि फ्यूचर में लगभग इतना टैक्स पे करना आएगा। अब इग्नोरिंग डेफर्ड टैक्स में, अगर हम डेफर्ड टैक्स को इग्नोर करते हैं तो ये तीन चीजें हो सकती है। मैं ज्यादा डिविडेंड पे कर दूंगी, पैसे ही नहीं और मैं डिविडेंड पे कर रही हूँ, बताओ टैक्स के लिए पैसे नहीं और डिविडेंड दे दिया, ईपीएस गलत आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम। इधर किसी को कोई डाउट है? क्या था बताओ चैप्टर, अच्छा था ना? तीन, देखो तीन चीज है। फर्स्ट क्या, टैक्स एंड असेट एंड टैक्स। दूसरा क्या, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तीसरा क्या, ये तीन के ऊपर ही सम आएंगे, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोला था, मैं अभी एंड में भी यही बोल रही हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्या लिखा है, सिंपल एज एस्टिमेटेड इट्स इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। कितने की लायबिलिटी बनाई है, 1,80,000 की लायबिलिटी बना दी है। और प्रीवियस ईयर में कितनी लायबिलिटी बनाई है, 1,50,000। अब देखो गाइस क्या लिखा है, एसओपीएल में है ना, एसओपीएल में कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस, मुझे एसओपीएल बताना है यहाँ पे। और मैंने पे क्या किया है, फर्स्ट में मैंने 165,000 पे किया है और सेकेंड में मैंने 140। देखो मतलब क्या है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा, 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा, टैक्स कैश पे कितना किया है, तो एसओपीएल में यहाँ पे कितना जाएगा, देखिए 1,90,000। डन है, डन। अब दूसरा करो, चलो कैश पे कितना किया मैंने, 1,40,000, तो एसओपीएल में कितना जाएगा, 1,00,000। कोई डाउट है आपको यहाँ पे, पक्का? अब क्वेश्चन 2 पता है, जो मैं आपको बोल रही थी वो बड़ा वाला क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला छोड़ो, हम सेकंड वाला पहले करेंगे कि डेफर्ड टैक्स को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखो, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, दे दिया है 1,000, पीबीटी दे दिया, मतलब टैक्स माइनस होगा, लॉजिक है। प्रॉफिट इज स्टेटेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 200, मतलब डेप्रिसिएशन पहले से माइनस है उसमें। ठीक है, ड्यू टू द परचेज ऑफ असेट कॉस्टिंग 600 इन फर्स्ट ईयर। देखो मैंने क्या किया, एक असेट खरीद लिया, मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, एक वो 600 की। तो अकाउंट्स के हिसाब से क्या, टैक्स के हिसाब से क्या, टेम्पररी डिफरेंस क्या, टैक्स रेट मतलब टैक्स क्या। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर का डेप्री कितना, सेकेंड ईयर का डेप्री कितना और थर्ड ईयर का डेप्री। फर्स्ट ईयर में ऐसे भी तो स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, तो 200 कितना है यहाँ पे, 400, फिर 200, फिर 200 आया, फिर 200, इधर 0 आ गया। अब इधर कितना हुआ, 240, 210 और 150। करो तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट बताओ, 600 माइनस 240, यहाँ पे भी 0। कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस बताओ, 40 इधर और इधर। टैक्स रेट क्या है, 30%, 40 का 30%,
12 50 का 30%, 15, और इधर गाइस पे अटेंशन, ये मेरा लायबिलिटी बना कि पहले मेरा लायबिलिटी है ना 12 था, कितना, फिर कितना हो गया 15, मतलब 3 से, तो ये पीएनएल में जाएगा 3। अब सुनो, अब क्या हो गया, अब जीरो हो रहा है, अब जीरो हो रहा है। ये क्या किया मैंने, पीएनएल में चार्ज किया, क्या किया देखो, पहले मैंने 12 पीएनएल में चार्ज किया होगा, फर्स्ट ईयर का तो 12 है, वो पीएनएल में चार्ज किया होगा। दूसरे साल का कितना चार्ज किया, सिर्फ 3, क्योंकि 12 तो पहले से चार्ज। अब है ना, अब ये इसका डिफरेंस कितना है, अब मुझे इसको फिर से क्रेडिट कर देना, समझ में, अब मुझे क्या कर देना है फिर से इसको, मतलब पहले क्या किया, चार्ज किया आपने, दूसरे साल में भी चार्ज किया, तीसरे साल में फिर से क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इसीलिए बोला था डेफर्ड टैक्स कैन बी रिवर्सल, परमानेंट, सॉरी, टेम्पररी डिफरेंस कैन बी रिवर्सल, परमानेंट डिफरेंस को रिवर्स। अब देखो, अब मैं ना आपको इधर थोड़ा सा एक झलक बता देती हूँ, ये देखो, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप, थोड़ा आप समझा दो हमको, है ना। देखो गाइस, ये आपका आंसर आया यहाँ पे, देखो ये क्या गया, ये आ गया। अब है ना वर्किंग नोट 1 देखो, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था मेरा, 100। मुझे ना टैक्सेबल प्रॉफिट देखो, करेंट टैक्स के लिए ना, कभी भी करंट टैक्स के लिए ना मुझे कभी भी टैक्स का प्रॉफिट चाहिए। मैंने जो डेप्रिसिएशन था वो मैंने अकाउंट्स के हिसाब से माइनस किया था, तो मुझे, मैं फिर से क्या कर दूंगी उसको, प्लस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ध्यान रखो, मुझे जो मेरा टैक्स चाहिए वो किसके हिसाब से चाहिए, मुझे जो मेरा टैक्स चाहिए वो किसके हिसाब से चाहिए, अकाउंट टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से। तो टैक्स के हिसाब से मेरा डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, 240, 210 और 150। पर मैंने क्या किया था, मैंने जो डेप्रिसिएशन है ना, वो कौन सा माइनस किया था, अकाउंट्स का, तो उसको मुझे फिर से क्या कर देना पड़ेगा, प्लस। तो मैंने अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया, अरे समझ में, और टैक्स के डेप्रिसिएशन को तो कितना है, 960, 990 और 1050। ये मेरा करंट, मतलब ये 288, 297 और 315 डन है। ये क्या है मेरा, ये करंट टैक्स है, क्या है मेरा फ्रेंड्स, ये देखो। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे रुको मैं बताती हूँ आपको, देखो पीएनएल में क्या होगा, 288, 297 और 315, ये वाला बैलेंस 288, 297 और 315 डन। अभी यहाँ पे देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, करंट टैक्स में क्या, मुझे टैक्स किसके हिसाब से चाहिए, टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से। तो मैंने क्या करा था, मैंने उसमें अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन डाला था, मुझे अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन को हटा देना है, मतलब प्लस कर देना है, और टैक्स के डेप्रिसिएशन को माइनस। ओके, तो ये ए वाला पार्ट समझ में आया आपको कि पैट कितना है आपका, पैट आपका इतना है 712, 703 और 68। ये ए वाला पार्ट था। ए वाला जो पार्ट था ना, उसमें क्या बोला था, इग्नोर डेफर टैक्स, क्या बोला था, तो डेफर टैक्स को इग्नोर करा, तो सिर्फ क्या किया मैंने, 1000 था, 1000 मेरा तीनों साल का प्रॉफिट एक ही है, 1000 1000 1000। तो मैंने क्या किया है, टैक्स के प्रॉफिट को माइनस, मतलब टैक्स के डेप्रिसिएशन को माइनस किया, और अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन को फिर से, क्योंकि देखो लिखा है दिस प्रॉफिट इज स्टेटेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि अब डेफर टैक्स को इंक्लूड करो, डेफर टैक्स को इंक्लूड करो, ऐसा बोला गया है। तो अब डेफर टैक्स को देखो, लॉजिकल है, डेफर टैक्स अब मुझे इंक्लूड करना है, तो ये 1000 में से 300 300 300 कैसे माइनस किया, क्योंकि 1000 का 30% टैक्स, 300 300 300 तो 700 आया। अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, इसको, ये जो मैंने यहाँ पे सेम इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम टैक्स, ऐसा नहीं है, सुनो पहले ध्यान से, 30% 30% 30% नहीं, सुनो ध्यान से, मेरा टोटल इनकम टैक्स कितना लग रहा था, देखो यहाँ पे मेरा टोटल इनकम टैक्स कितना लग रहा था, 288 है ना, करंट टैक्स कितना है मेरा, 288, 297 और 315 डन है। ये मेरा क्या है, टोटल इनकम टैक्स 288, 297 और 315।
पहले साल में और एक टैक्स आ गया, डेफर्ड टैक्स कितने से बढ़ गया, दूसरे साल में, तीसरे साल में -15। ऐसा हर वक्त सेम नहीं होता है, ये क्वेश्चन में ऐसा है। हाँ भाई, तो 300, 300, 300, तो अब मेरा टोटल टैक्स कितना होगा 300। ऐसा नहीं है 1000 का 30%, लॉजिक है, करेंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। देखो, ये ध्यान दो यहाँ पे, ये 12, ये 3, ये 15 कैसे यहाँ पे लगे, ये ध्यान दो। ये तो समझ में आया ना कैसे आया। अब अगर मुझे कि कोई बोले कि लायबिलिटी में क्या, तो लायबिलिटी में ये 12, पहले तो ये 288 टैक्स है ना, ये एस्टिमेटेड टैक्स 297 और 315। फिर यहाँ पे डेफर्ड टैक्स में 12, 15 और यहाँ पे 0। ये क्या है, क्या है ये, कौन सा, करेंट टैक्स। चलो, किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना पढ़ते पढ़ते अब आपको, फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस, ओके। कल आप मुझसे डाउट पूछना, मैसेज कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।